फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने नए चैनल केसीएल नीट ट्यूटोरियल में। और नीट की प्रिपरेशन के साथ केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं और पार्ट 1 यानी कि क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 की बात चल रही थी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका मैंने बताया था कि इसमें करीब 4-5 लेक्चर लगेंगे और इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने देख लिया होगा। आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज इसके लेक्चर नंबर 2 में हम क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लॉ है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने लॉ दिए थे जो केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करता है। जब कोई ढेर सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो किस लॉ को फॉलो करते हैं। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए हैं, अलग अलग रूल्स दिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उनसे कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल अब तक आपके आ चुके हैं नीट के एग्जाम में, उन सबको भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले चलब चलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन आपको यहाँ पे कृष्ण भगवान दिख रहे होंगे गीता ज्ञान देते हुए। अब आप कहेंगे कि केमिस्ट्री क्लास में भगवान का क्या काम है। एक्चुअली भगवान से ही तो केमिस्ट्री है। देखिए, गीता का ज्ञान अगर आपको लेना है तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो एक आपको याद होगा, एक श्लोक अगर आपको याद होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है आपके महाभारत में। जब गीता जो उपदेश दिया था अर्जुन को हमारे कृष्ण भगवान ने, न जायते व्रियते न कदाचिनम नायम भूत्वा भविता न भुवा अजम नितम शाश्वतम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब होता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा ना जन्म लेती है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। वंशांश जीर्णानि यथा विहाय। ठीक है, जिस तरह से पुराने कपड़े छोड़कर आत्मा नए कपड़े को शरीर में प्रवेश करती है, मनुष्य कपड़े बदलता है। या नैनम छिद्रं शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, ना किसी औजार से मारा जा सकता है। ये पूरी की पूरी कहानी आत्मा को लेकर। व्हाट इज द आत्मा? आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक मास कह सकते हैं। एनर्जी की हम कह सकते हैं, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ऊर्जा को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये नियम हजारों साल पहले महाभारत में गीता उपदेश में भगवान कृष्ण ने दिया था। लेकिन उसको बाद में देखा जाए, अपनी केमिस्ट्री की बात की जाए तो सन 1744 ईस्वी में, ध्यान सुनिएगा, 1744 ईस्वी में 1744 में हमारे एक साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। इनको लेवोजियर लॉ भी कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम दिया था। अब ये नियम क्या कहता है, इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। यानी कभी भी किसी भी प्रकार के मास को, मटेरियल के वेट को हम पैदा नहीं कर सकते। किसी भी रिएक्शन में ना वो बनता है ना बिगड़ता है, बस वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके पास कोई मॉलिक्यूल रिएक्टेंट ए है और कोई रिएक्टेंट बी है और ये बना रहा है प्रोडक्ट सी। तो जितना ए और बी का मिलाकर के वेट होगा वही प्रोडक्ट सी का वेट होगा। मान लीजिए हमने कहा कि 10 ग्राम हमने ए लिया है, 5 ग्राम हमने बी लिया है, तो जो सी बनेगा वो 15 ग्राम बनेगा। एक भी ग्राम का इधर उधर नहीं होगा। ये थियोरेटिकल है, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ परसेंटेज का एरर आता है क्योंकि वो कुछ लॉस होता है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का वेट इक्वल टू ऑलवेज प्रोडक्ट का वेट या प्रोडक्ट के सम का वेट के बराबर होता है। ये आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसे एंटोनी लेवोजियर ने 1744 में दिया था। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो इससे न्यूमेरिकल या ऐसे कुछ और थ्योरी के लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, इसको और सिंप्लीफाई में कर दिया जाए। फॉर एनी केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। एक्टिव रिएक्टेंट्स के साथ जितना प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का मास हमेशा इक्वल होगा एज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको ये जो है ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डेविएशन शो करता है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना कभी बनते हैं ना बिगड़ते हैं। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसके अपोजिट काम कर रहा है। और इसका जो फॉर्मूला है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट वही रिएक्टेंट नहीं किया है। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं
ठीक है, इस थ्योरी को समझते हैं, इस फॉर्मूले को, टोटल मास ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेड इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट प्लस, यानी रिएक्शन अगर आपको पता चले कि मान लीजिए कि ए है प्लस बी है और ये कन्वर्ट हो रहा है सी में, ठीक है, और सी जो है वो 80 ग्राम बन चुका है और यहां पे जो है ये करीब 60 ग्राम ए था और 40 ग्राम बी था। ध्यान दीजिएगा, अब 60-40 मिला के 100 होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 80 ग्राम। इसका मतलब ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ परसेंटेज ऑफ ए और कुछ परसेंटेज ऑफ बी अभी बनना सी बाकी है। यानी यहां पे बात हो रही है अनरिएक्टेड रिएक्टेड, यानी अभी 80 ग्राम अगर सी बना है तो 10 ग्राम ए और 10 ग्राम बी अभी बनना बाकी है, तो वो अनरिएक्टेड में आएगा। यानी टोटल मिला के अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस है, अभी रिएक्शन चल रही है, इट मींस जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस बचे हुए रिएक्टेंट यानी कि अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स की रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मास निकल के आएगा। ठीक है, अब ये जो नियम है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं बेटा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, आजकल आपको जो न्यूक्लियर वॉर वगैरह देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसके लिए रूल वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी रेडियो सब्सटेंस रिएक्शन करता है वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ चीजें एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। यानी जब ए से बी कोई रिएक्टेंट ए से बी बनता है तो कुछ फॉर्म ऑफ जो मटेरियल है उसका मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो इसके लिए आइंस्टीन का नियम काम करता है। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है? E बराबर mc²। ये फॉर द रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स के लिए होता है कि किसी भी कंपाउंड का अगर मास निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं E इक्वल टू mc², वेयर E इक्वल टू एनर्जी, m इक्वल टू मास एंड c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। 3 × 10⁸ होता है, आपको पता है। इसका मल्टीपल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें एनर्जी कितनी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम है, 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी ज्यादा लाइट उत्पन्न कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को अप्लाई करके जान सकते हैं कि इसमें हम 1 ग्राम यूरेनियम का मास रखेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो यहां पे आपका जो एंटोनी लेवोजियर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड नहीं होता है, वहां पे इस फार्मूले पे हमें चलना पड़ेगा आइंस्टीन के नियम के हिसाब से, E बराबर mc²। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सवाल इस पे नीट के एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 5.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस 1.99 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेजिड्यू CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट बिहाइंड 3.2 ग्राम। व्हाट इज द रिजल्ट कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या ये जो रिजल्ट है ये कंजर्व ऑफ मास को अप्लाइड कर रहा है कि नहीं, इसको समझते हैं। पहले फॉर्मूला आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज CaCO3। इसको जब भी हम हीट करते हैं, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना है। आप जब चूने को गर्म करेंगे, बहुत हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल सा रिएक्शन है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। अब ये कह रहा है कि हमारे पास शुरू में 5.2 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट था, अब इसको जब हमने हीट किया तो 1.99 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और बचा हुआ जो रेजिड्यू था वो 3.2 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड था। अब ये पूछ रहा है क्या ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट होता है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई यहां पे हो रहा है, और अगर ये वेट इक्वल नहीं है इट मींस यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं है। चलिए इन दोनों को सम अप करके देखते हैं। 3.22 और 1.99 इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, 2 हो गया तो ये करीब 2, 3, 5, ये करीब 5.199 के आसपास आएगा। 5.199 ग्राम और यहां पे क्या है 5.2 ग्राम, लगभग बराबर है। 0.01 ग्राम का जो एरर है वो क्योंकि रिएक्शन होते समय कुछ एरर होता है, तो ये लगभग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है
डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीकार्बोनेट, इट इज ऑलवेज यानी पूरी तरह से फॉलो कर रहा है मास कंजर्वेशन नियम को। ठीक है, ये पहला एग्जांपल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है नीट वगैरह में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ए, हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट ए है और क्या नाम है, ये रिएक्टेंट बी है और ये बना रहा है प्रोडक्ट सी और प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए प्लस बी और प्रोडक्ट क्या है, सी प्लस डी। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई करते हुए कह रहा है कि 10 ग्राम जो रिएक्टेंट ए है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 5 ग्राम बी के साथ, और कह रहा है कि अगर जो सी जो है वो 12 ग्राम बना है तो डी कितना ग्राम बनेगा। कितना सिंपल सा रूल है, कितना सिंपल सा नियम है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि अभी पेपर चैप्टर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ केमिस्ट्री का, हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 का मतलब है क्लास 9th और 10th का रिवीजन चल रहा है, इसलिए पेपर भी लेवल हार्ड नहीं। अब सिंपल सी बात है, इसका सम इसके सम के बराबर होगा, तो यहां पे 10 5 15 ग्राम है और यहां पे क्या है 12 प्लस x, इसको हम x ग्राम मान लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 ग्राम, यानी जो आंसर आएगा, जो d बनेगा वो 3 ग्राम बनेगा। d कितना बनेगा बेटा, d बनेगा 3 ग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आते हैं अगले नियम की तरफ, क्वेश्चन की तरफ नहीं, हमने अब आते हैं अगले नियम की तरफ। इसको जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में, 1800 से एक साल पहले 1799 में इन्होंने नियम दिया था, इसलिए इसको प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं। जोसेफ प्राउस्ट का है कांस्टेंट प्रपोर्शन का नियम। एक बार इसको समझ लेते क्या कह रहे हैं भाई साहब। ऑल प्योर सैंपल ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये बहुत सिंपल सा नियम है। इसका मतलब है कि अगर दो कंपाउंड मिल करके कोई एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो अलग अलग एटम्स मिल करके, और अगर वो बना रहे हैं तो वो चाहे जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, मतलब अगर वो प्योर फॉर्म में है, आप किसी भी सोर्स से उसको लेंगे वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। मैं आपको 2 एग्जांपल समझाता हूं। पहला एग्जांपल समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, फर्जी एग्जांपल कह सकते हैं, मतलब कि आप इसको मानिए कि जो लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, इसको आप केमिस्ट्री से रिलेशन नहीं है। मान लीजिए आपको कहीं पे कोल्ड कॉफी खरीदना है, आप किसी दुकान पे गए बेटा और आपने कोल्ड कॉफी खरीदा, ठीक है, आपने कोल्ड कॉफी लिया, तो उस कोल्ड कॉफी में अगर आपने 100 ml कोल्ड कॉफी लिया है तो आप देखेंगे कि उसमें जो आपका दुकानदार है वो करीब उसमें 10 ml कॉफी पाउडर मिलाएगा, 10 ग्राम मान लीजिए, और 90 ml के आसपास दूध मिलाएगा, मिल्क मिलाएगा। ये हम मान लेते हैं कि ये फार्माकोपिया के हिसाब से स्टैंडर्ड है, फिक्स है, ये सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो जो कॉफी बनेगी वो बहुत ही सॉलिड और टेस्टी बनेगी। हमें कह सकते हैं कि ये प्योरेस्ट फॉर्म। अब आप ये कॉफी चाहे स्टारबक्स से लीजिए, चाहे आप किसी बड़े होटल से लीजिए, बड़े मॉल से लीजिए, बड़ी दुकानों से लीजिए, फार्मूला हमेशा सेम रहेगा। पॉसिबल नहीं है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो सेम रहेगा, हर जगह यही रेशियो में काम करेगा। अगर वो 1 लीटर कॉफी बनाएगा तो वहां पे आपका 100 ml कॉफी हो जाएगा और 900 ml मिल्क हो जाएगा, यानी सेम रेशियो में रहेगा। क्लियर है, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब छोटे चले आते हैं अपने केमिस्ट्री के एग्जांपल की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री का एग्जांपल कहता है कि अगर आपके पास वाटर है, ये वाटर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, इसमें वाटर में हाइड्रोजन हमेशा 2 और ऑक्सीजन हमेशा 16, यानी ये हमेशा 2/16 यानी 1:8 के रेशियो में पाए जाते हैं। वाटर और किसी भी वाटर में, प्योर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो होता है, मास रेशियो, वो 1:8 होता है। अब चाहे ये पानी आप किसी आरओ वाटर का ले लीजिए, किसी कुएं का पानी ले लीजिए, किसी समुद्र से ले लीजिए, नदी से ले लीजिए, गंगा जी से ले लीजिए, लेकिन अगर वो प्योर फॉर्म में पानी है, उसमें कुछ भी मिला नहीं है, तो वहां पे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 ही होगा। बस यही ये नाम जोसेफ प्राउस्ट का नियम कहता है कि अगर 2 सैंपल से, कोई भी सैंपल में 2 एटम मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो वो कहीं से भी वो सैंपल लिया गया हो, उसका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। फिर से रिपीट करते हैं इसका डेफिनेशन, ऑल प्योर सैंपल्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड, सेम केमिकल, यानी वाटर ही हर जगह है,
कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, ये एक सिंपल सा जोसेफ प्राउस्ट का नियम है। आगे बात कर लेते हैं इनका। अब देखिए ये हमने नियम समझ लिया जोसेफ प्राउस्ट का। अब इसके पहले हम थोड़ा सा, ये मैं कहा गया, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। अब ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन चल रहा था। हाँ, इसकी डेफिनेशन यहां पे समझते, सिंपल फॉर्म में समझते। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय द मास एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ कंपाउंड। अगर सेम कंपाउंड है, ठीक है, अब अमोनिया है NH3, अब अमोनिया आप किस सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, किस प्रोसेस से आप अमोनिया बना रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर अमोनिया प्योर फॉर्म में आपको मिला है तो उसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, मतलब 3:14 का रेशियो है, 3:14 का रेशियो है वाटर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, वो हमेशा सेम रहेगा। चाहे किसी भी रूप में किसी भी तरीके से आप अमोनिया पा रहे हैं, कोई भी कंपाउंड किसी भी तरीके से पा रहे हैं, the law can be solved as the all pure sample of the same chemical compounds contain the same element combined in the same proportion by mass। 3 तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन यहां पे याद करा दी, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप इसको याद कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं फिर से एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, फिर जो एग्जांपल दिया था कि अब आप अमोनिया है, दिस इज अमोनिया। अब अमोनिया में जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो क्या है, दिस इज द 14:3। अब ये अमोनिया किसी भी प्रोसेस से, किसी अमोनिया बनाने के कई सारे मेथड होते हैं, किसी भी प्रोसेस से आप अमोनिया बना लेंगे। अगर वो अमोनिया प्योर फॉर्म में है तो हर प्रकार के अमोनिया में जो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा वो हमेशा इसका मास का प्रोपोर्शन 14:3 ही होगा। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है कि इस नियम कहता है कि ऑल प्योर सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये बार बार हमने रिपीट किया। प्रॉब्लम समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस चीज को हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज कंटेन 88.89% ऑक्सीजन एंड 11% हाइड्रोजन। अगर 36 ग्राम वाटर डिकम्पोज हो रहा है तो कितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगा? सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भैया एक वाटर जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है, उसमें ये कह रहा है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, हाइड्रोजन जो है वो 88.89% होता है और ऑक्सीजन जो है 11.11% होता है। ये एक सिंपल सी यहां पे एक बात कही जा रही है। जो हाइड्रोजन होता है वो 18.89% होता है और ऑक्सीजन होता है सॉरी हाइड्रोजन उल्टा हो गया भाई। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन होता है 88.89% और हाइड्रोजन होता है 11.11%। अब ये परसेंटेज कहां से आया होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, वाटर का टोटल मास होता है 18, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा। अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का निकालना होगा तो हम निकालेंगे ऑक्सीजन का निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, ठीक है, 16 हो गया ऑक्सीजन का। एक सेकेंड, हाँ, और टोटल कितना हो गया 18 इंटू 100। इस तरह से आप निकाल सकते हो ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का निकालना हो गया तो हाइड्रोजन का 2/18 इंटू 100। इस तरह से आप दोनों फॉर्मूले से करेंगे तो आप देखेंगे इतना इतना परसेंटेज केवल आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वाटर 36 ग्राम है, अगर जो ये वाटर है वो 36 ग्राम है तो डिकम्पोज होने के बाद कितना ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन बनेगा? भाई अब आपको सिंपल सा इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये अब 36 ग्राम है तो ये 16 और 2 के रेशियो में है, तो आप 36 को 16 और 2 के रेशियो में बांट लीजिए तो आप क्या पाएंगे कि करीब 36 ग्राम को देखा जाए तो ये आपका करीब आएगा 32 ग्राम ये आएगा और 4 ग्राम ये आएगा। बस क्वेश्चन यही है, पूछ रहा है कि अगर 36 ग्राम, भाई ये परसेंटेज देने का मतलब क्या था? इस परसेंटेज देने का मतलब ये था आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्योर फॉर्म में है और इससे इतना इतना होता है। और पूछ रहा है अगर 36 ग्राम हाइड्रोजन जो वाटर जो है डिकम्पोज होगा तो कितना ऑक्सीजन और कितना हाइड्रोजन निकलेगा? तो क्योंकि 18 ग्राम में 16 और 2 निकलता है तो सेम रेशियो फॉलो करेगा। 36 के लिए ये डबल कर दिया, 18 दूना 36 तो 16 दूना 32 और 2 दूनी 4। समझ में आ गया? सिंपल सा थ्योरी था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था।
चलते हैं थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन की तरफ। टफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर कंटेन्स 56 ग्राम ऑफ आयरन, 32 ग्राम ऑफ सल्फर, find the mass ratio of iron to sulfur. If another sample is a compound 14 gram of iron, how much sulfur should be contained? Obey the law of constant proportion. यानी कह रहा है कि भैया हमारे पास एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, कोई अननोन कंपाउंड है भैया, उसमें दो चीजें हैं आयरन और सल्फर, और उसमें कह रहा है कि जो आयरन और सल्फर का रेशियो है वो 56/32, यानी 56 ग्राम सल्फर है, आयरन है, और 32 ग्राम सल्फर है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड है, उसमें भी आयरन और सल्फर है, तो कोई ये कंपाउंड ए था और हमारे पास कोई दूसरा कंपाउंड बी है, और उसमें कह रहा है कि जो सैंपल में जो आयरन है वो 14 ग्राम है, तो सल्फर कितना होगा? क्लियर? दैट्स इट। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई कंपाउंड ए है जो आयरन और सल्फर से मिलकर बना है, तो उसमें आयरन 56 ग्राम और सल्फर 32 ग्राम है, इसका रेशियो 56/32 है। तो अगर ये है और दूसरा कंपाउंड वो भी आयरन और सल्फर से मिलकर बना है, उसमें 14 ग्राम आयरन है, तो सल्फर कितना होगा? और ये कह रहा है कि ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम क्या कहता है? इसका नियम भैया ये कहता है, सीधी सीधी बात कहता है कि दो कंपाउंड से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनते हैं उस सब में अगर वो प्योर फॉर्म में है तो उनका रेशियो, मास रेशियो हमेशा सेम होगा। यानी कंपाउंड ए का मास रेशियो कंपाउंड बी के बराबर होगा। तो कंपाउंड ए का मास रेशियो क्या है? 56/32, तो उसका मास रेशियो क्या है? 14 बाई सल्फर, यानी एस, हमने यहां पे एस को एक्स मान लीजिए, कुछ मान लीजिए सल्फर। अब एस का निकालना है मास आपको, तो एस का मास कैसे निकलेगा? ये इस एस को यहां मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 32 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 56। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले करता हूं, स्पेस यहां कम लग रहा है हमको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या आया था? हमने क्या निकाला है? 32 इंटू 14 अपॉन 56। यहां तक आ गए हम, सल्फर निकालना है हमको। अब इसको हमको काटना पीटना आता है, हम इसको आराम से काट सकते हैं। इसको हम 14 एकम 14, 14 चौको 56 और 4 अठे 32, यानी एस बराबर आ गया 8 ग्राम। अब इसको आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेटर कोई यूज नहीं। ठीक है, तो ये सल्फर क्या है? 8 ग्राम। ये सल्फर 8 ग्राम कैसे आया? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट मास प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई किया है कि अलग अलग कंपाउंड भले हो जाए, सबका मास रेशियो कभी नहीं बदलेगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, नियम हमने पढ़ लिया था, डेफिनेशन समझ में आ गई थी, लेकिन जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया ना, अब ये कॉन्सेप्ट बुद्धि में घुस गई है, अब ये कभी बाहर निकलने वाली नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा सा और टफ लेते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है अमोनिया। अब आपको पता है कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है भैया? NH3 अमोनिया। इसमें 82.35 नाइट्रोजन है और 17.65 हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर एक हमारे पास दूसरा सैंपल है। अब भाई अमोनिया में सिंपल सी बात कह रहा है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो होता है वो होता है आपका 82.35%, थोड़ा 3 सुंदर बना दे, 35% डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कितना है? 17.65%। ये नेचुरली होता है। ठीक है, इनका कहना है। अब कैसे निकालेंगे? आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। टोटल वेट 17, नाइट्रोजन का निकालना होगा तो 14/17 इंटू 100, और हाइड्रोजन निकालना होगा तो 3/17 इंटू 100। आप करके ये निकाल सकते हैं इजीली, बहुत इजी है, ये नेचुरल होता है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, अमोनिया का कंपाउंड है। ठीक है, हमारे पास एक कोई कंपाउंड है अमोनिया का, जिसमें हमने देखा है कि 49.41 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन है। तो बताइए भैया हाइड्रोजन कितने ग्राम होगा? अब ये टफ क्वेश्चन बड़ा लगता है आपको देख कर, साला क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपने ये रूल समझ लिया ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बहुत इजी हो जाएगा। अब इस रूल के हिसाब से आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया प्योरेस्ट फॉर्म में है और हमेशा मास रेशियो सेम होगा, वही होगा जो यहां पे होगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर 49.41 ग्राम नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना होगा। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक तो आप इस परसेंटेज वाले के हिसाब से सॉल्व कर, दो वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल सा है,
तो ये आपका अमोनिया में जो रेशियो था 82.35 ये, तो नाइट्रोजन बटे हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कितना है 49.41 ग्राम और डिवाइडेड बाई x, किसका निकालना है हमें हाइड्रोजन का। तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बराबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 17.65 इंटू 49.41 और डिवाइडेड बाई 82.35। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके यहां पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x मतलब हाइड्रोजन का आपको वेट निकालना है, भैया अमोनिया में अगर नाइट्रोजन इतना है तो हाइड्रोजन कितना होगा, आप इस सिंपल फंडे से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो नीट तैयारी में आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। तो ये तो परसेंटेज देके आपको कंफ्यूज कर रहा है ताकि आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन छोटा करना है तो एक सिंपल सा नियम है, आपको पता है अमोनिया में क्योंकि नेचुरल फॉर्म में है, इसका हमेशा जो मास रेशियो होता है वो होता है 14/3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा 14/3 होता है, तो फिक्स है, ठीक है, तो कोई भी जरूरत ही नहीं परसेंटेज निकालने की, 14/3 होता है। अब ये पूछ रहा है कि अगर नाइट्रोजन हमारा 49.41 ग्राम है तो हाइड्रोजन क्या होगा x, अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 49.41 डिवाइडेड बाई 40। अब देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा इजी है कंपेयर टू, अब दोनों का आंसर सेम आएगा, आप करके देखिएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर रूल यही है कि एक सेम कंपाउंड है, भले कितने प्रकार के कंपाउंड्स बन रहे हैं, सबका मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए, वो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे लॉ की तरफ, एक नए नियम की तरफ। इस नियम का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब क्या होता है कि आपने अभी तक देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के केवल अमोनिया बना रहे थे, हाइड्रोजन और वाटर मिला के केवल वाटर बना रहे थे, तो क्या पॉसिबल है कि केवल वाटर ही बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ढेर सारे बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपसे कहूं, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं, ये वाटर है, ये वाटर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अगर मैं आपसे कहूं कि N और O मिलके क्या क्या बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं, N2O बना सकते हैं, N2O2 बना सकते हैं, सब अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। मैं आपसे कहूं सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके SO2 बना सकते हैं, SO3 बना सकते हैं, SO4 बना सकते हैं, लेकिन वो डबल माइनस चार्ज हो जाएगा। यानी कि दो अलग अलग एटम मिलके एक से ज्यादा प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। ये चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो अलग अलग एटम मिलकर के एक से ज्यादा प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं दूध और चीनी मिला दें तो आप कई तरह की मिठाइयां बना सकते हैं। आप दूध चीनी से खीर बना सकते हैं, कुछ और मिला करके, दूध चीनी के साथ आप रबड़ी बना सकते हैं, दूध चीनी से आइसक्रीम बना सकते हैं, दूध चीनी से आप रसगुल्ला बना सकते हैं, यानी सेम दो चीज से आप कई चीजें बना सकते हैं। अब इसमें क्या कहना है भैया, नियम क्या कहता है कि अगर दूध चीनी से आप चाहे रसगुल्ला बनाए, चाहे खिचड़ी बनाए, चाहे खिचड़ी नहीं सेवई बनाए, खीर बनाए, आइसक्रीम बनाए, दूध और चीनी का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। मिठास अगर आपको उतना ही चाहिए तो वो हमेशा बराबर रहेगा। यानी अब ये दोनों मिलकर, ये दो कंपाउंड जिस रेशियो में है, आप ढेर सारे अलग अलग मॉलिक्यूल बना लीजिए, लेकिन उसमें किसी एक का, दोनों का नहीं, किसी एक का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा और दूसरा उसके रेसिप्रोकल में बढ़ेगा। यानी मान लीजिए कोई अगर 2:4 है तो वो 2:4 में एक कांस्टेंट रहेगा, तो 2:6, 2:8, 2:10 बढ़ेगा। या 4 कांस्टेंट कर दो, 4:2, 4:6, 4:8, समझा, एक कोई कांस्टेंट रहेगा। अभी जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। रूल देखते क्या कहता है, स्टेट क्या कहता है लॉ। जॉन डाल्टन ने 1804 में इस लॉ को दिया था, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। When two elements A and B combine together to perform more than one compound, अब A और B मिलके AB2, A2B, AB3, A4B कुछ भी बना सकते हैं। Then mass of A which are separately combined to fix mass of B are in a simple ratio, यानी A और B जिस मास में आपस में जुड़ रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, वो हमेशा सिंपली एक फिक्स रेशियो के साथ जुड़े। फिक्स रेशियो का मतलब एक का कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगा और दूसरे का बढ़ेगा। दो में से कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। इस लॉ को समझने के बाद चलिए हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कुछ और थोड़ा सा
इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं, इजी समझते हैं। This law states that when two elements combine to form two or more than two different compounds, then the different masses of one element B combines with the fixed mass of the element A are in another simple ratio. For example, देखिए अब आपके पास एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ये दो कंपाउंड बनाते हैं, एक बनाते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने पढ़ा होगा, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो देख लेते हैं। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, और यहां पे कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। अगर इसको कांस्टेंट देखा जाए तो इसका रेशियो निकलेगा, दिस इज द, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3:4 का रेशियो है। और यहां भी देखा जाए तो अगर इसको हम 4 से वहां काटें तो 4 से हम काटेंगे 3:4:32। अब देखिए ये रेशियो जो फॉलो कर रहा है 3:4 और 3:8, यानी ये 3 जो है कांस्टेंट है। एक कंपाउंड का जो मास है वो कांस्टेंट है और दूसरा उसके रेसिप्रोकल में बढ़ रहा है, यानी 4 से क्या हो गया 8, यानी जो बढ़ने का जो सिम्टम है वो 2 गुना है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है 2 के। ठीक है, कुछ समझ में आ गया? कैसे समझ में आया कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें एक का मास फिक्स है और दूसरा जो है उसके रेसिप्रोकल में बढ़ रहा है, यानी यहां पे 3:4 था तो ये 3:8 हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है तो इसका रेशियो 2:1 है। ठीक है बेटा, वहां पे वाटर है, वाटर का रेशियो 2:1 है, और हाँ ये आपका वाटर है H2O, और ये है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ पे 2:1 था, यहाँ पे 1:1 हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन का जो 1 है वो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन वाला 1 से क्या हो गया 2, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। वही एग्जांपल लेते हैं, कार्बन जो बताया यहाँ पे 1:1, 12/16, 12/32, तो यहाँ पे बेसिकली 1:1 था तो ये 1:2 हो गया। सिंपल सा, ये भी आपने डिस्कस किया था। कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, NO बन रहा है। तो NO का रेशियो क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, 14:16। अब यहाँ पे N2O है, ठीक है, तो N2O का रेशियो क्या होगा 28:16। अब देखिए ये 16 कांस्टेंट है और ये 14×2=28, एक रेसिप्रोकल जो है बढ़ रहा है। वही तीसरा एग्जांपल है NO2, तो NO2 में देखा जाए तो नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का यहां पे हो गया 16:32। अब देखिए इस एग्जांपल को अगर आप डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है आपका 16, ये नाइट्रोजन जो है फिक्स मास है और ऑक्सीजन जो है वेरी कर रहा है 14×2=28। और इस दोनों एग्जांपल को अगर आप लेकर चलेंगे तो यहां पे जो आपका 14/16 है, 14/32 है, इस वाले एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स मास है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। एक जगह पे नाइट्रोजन फिक्स था, ऑक्सीजन वेरी किया, एक जगह ऑक्सीजन फिक्स था, नाइट्रोजन वेरी किया। यानी कुल मिलाकर रूल ये कहता है एक कांस्टेंट मास प्रोपोर्शन फिक्स हो जाएगा और दूसरा उसी के रेसिप्रोकल में इंक्रीज करेगा। ये बहुत सिंपल सा एक लॉ है, बहुत सिंपल सा इसका नियम है। अब आते हैं, अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का भी नियम देखिए, अलग अलग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जब ढेर सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से नियम से बंधे हुए हैं। इसको दिया था रिचर्ड ने 1794 में। उन्होंने कहा था कि जब 2 एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, द कंबाइनिंग रेशियो इज डायरेक्टली रेसिप्रोकल टू द कंबाइंड डायरेक्टली। यानी सिंपल सा, इस फंडे को हम इजीली समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो कोई कंपाउंड A और B आपस में मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, A और B एटम मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वही AB जो है C के साथ मिलकर के भी कुछ नया बनाते हैं। जैसे A C के साथ मिलकर के AC बनाएगा और B C के साथ मिलकर के BC बनाएगा। अब AB भी कंपाउंड बनाते हैं, अब A C के साथ अलग से AC बनाता है और B C के साथ अलग से BC बनाता है। तो अब इनका कहना है कि जो इसके इन दोनों के बीच का जो रेशियो का डिफरेंस होगा वो इनके रेशियो के बराबर होगा। अब एग्जांपल से समझ में आएगा, जब एग्जांपल समझाऊंगा। बस अभी ये समझिए कि जब कोई 2 मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइंड होकर कोई एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो जिस रेशियो में जुड़े होते हैं, अगर वो दोनों किसी तीसरे के साथ कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो तीसरे के साथ जिस रेशियो में जुड़ेंगे वही इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा।
अब इसको एग्जाम्पल से बहुत आपको प्यार समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, रेशियो मास ऑफ कार्बन एंड सल्फर। अब आपको देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, हम कार्बन लेते हैं और सल्फर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और सल्फर का होता है 16, ये आपको पता है। सल्फर का होता है 32, सल्फर का होता है 32। अब कार्बन और सल्फर आपस में मिलकर बनाते हैं कंपाउंड, क्या, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 बनाते हैं, बना देते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब यही कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ भी मिलकर कुछ बनाते हैं। जैसे ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, कार्बन जो है विथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और सल्फर भी विथ ऑक्सीजन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी कुल मिला के हमारे पास 3 खिलाड़ी है, कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन सल्फर भी आपस में कंबाइंड होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन भी आपस में कंबाइंड होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन भी आपस में कंबाइंड होते हैं। तो अब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो रेशियो, अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहां पे जो मास कार्बन और सल्फर का जब कंबाइंड होते हैं तो ये 12 और 32 का रेशियो है, कार्बन का 12 उसका 32। और वहीं पे हम कार्बन और सल्फर की बात करें तो कार्बन और सल्फर का जो यहाँ पे बेसिकली मास ऑफ कार्बन एंड सल्फर की बात करें तो ये किस वाले रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, SO2, ठीक है, CO2 और SO2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो CO2 की बात करें तो CO2 में होता है 12 डिवाइडेड बाई 32, ऑक्सीजन का 32, और SO2 में बात करें तो ये होता है 32 बाई, कार्बन का होता है 32 और ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेशियो जो है 12/32 फिक्स है। तो 2 एटम्स A and B related to each other by 2:1। यहाँ पे देखिए, अब हम बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन और सल्फर, जो सल्फर है वो 12 और 32 के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 12 और 32 के साथ। वहीं पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है, कार्बन सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बना रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच जो रेशियो होगा जुड़ने का, वही रेशियो कार्बन और सल्फर के बीच भी होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो 12/32 का है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 3 चौक 12 और इसको डिवाइड कर सकते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी यही रेशियो है। तो जो इनके बीच रेशियो है, यानी यहाँ पे जो रेशियो था 12/32 का, उसी रेशियो के साथ ये इनके साथ भी कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकली वर्ड है यहाँ पे, समझना है कि कुल मिला के समझना क्या है आपको, कि जिस रेशियो के साथ ये कंबाइंड हो रहा है वही रेशियो यहाँ पे ये चलने वाला है। अगला है गैलुसॉक लॉ। गैलुसॉक लॉ बहुत सिंपल सा नियम है। गैलुसॉक लॉ का कहना है भैया कि जब अलग अलग प्रकार की दो तीन गैसें आपस में मिल करके, 2 गैसेज हैं आपस में मिल करके कोई रिएक्शन कर रही हैं और उसका वो एनटीपी पर है, उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया गया है, बिल्कुल घटने बढ़ने नहीं दिया गया है, तो जितना रिएक्टेंट का गैसेस था उसका सम जो है, वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। When the gases react together, the volume of the reacting gas as well as the product, they are the gases, bear a simple whole number ratio, provide all the volume measured in a similar condition, temperature and pressure। इसका न्यूमेरिकल बड़ा इजी आता है, बताऊंगा, ठीक है। ये नियम क्या कहता है भैया कि मान लीजिए आपके पास कोई ये वाटर है, HCl है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन गैस है। ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस। अभी देखिए ये हाइड्रोजन गैस का कंपाउंड चैम्बर है, ये क्लोरीन गैस का चैम्बर है, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, HCl। अब देखिए, अब यहां पे ये हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन जब मिलेगा तो 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा, HCl का। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो जो रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स का जो सम है वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा, लेकिन किसके, उसके कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब उसके बैलेंस रिएक्शन के साथ। अगर ये रिएक्शन हम बैलेंस ना करते, हम यहाँ पे सिंपल सा ये HCl लिख देते तो ये रिएक्शन बैलेंस तो हुआ नहीं, हमको बैलेंस करके यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन बस आपको ध्यान देना है, जो भी रिएक्शन आएगा उस रिएक्शन से न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप उस रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके HCl बना रहे हैं, तो बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए कि 20 लीटर आपका हाइड्रोजन है और आपका जो है 20 लीटर क्लोरीन है, तो कितना बनेगा आपका HCl। तो क्योंकि वहां पे 1 और 1 मिला के 2 बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा 40। लेकिन ये हमेशा 40 नहीं रहेगा,
डिपेंड करेगा बैलेंस रिएक्शन कौन सा है। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। सिंपल सा है, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये वाटर वेपर बनाते हैं, ठीक है, H2O बनाते हैं। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद ही ये रूल फॉलो होगा। तो बैलेंस करने के लिए H2O2, ये देखिए ये एक ऑक्सीजन है, यहां तो हम यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहां पे 2 लगा देते हैं, तो 2H2O2, अब ये बैलेंस हो गया। अब ये चाहिए, अब देखिए अब इसका वॉल्यूम कितना है, 2 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, और बन कितना रहा है, 2 वॉल्यूम। नियम के हिसाब से तो होना चाहिए कि 2 और 1 मिला के 3 बनना चाहिए था, लेकिन यही तो लॉ है गैलुसेक का कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से वॉल्यूम बनता है। अगर यहाँ पे 2 वॉल्यूम हमारा हाइड्रोजन का है, 1 वॉल्यूम हमारा ऑक्सीजन का है, तो जो वाटर बनेगा वो 2 वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से। अब इसमें हम कोई सा भी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 ml हाइड्रोजन ने 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। 100 ml हाइड्रोजन ने 50 ml, 100 ml हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, तो वाटर कितना बनेगा? अब आप जोड़े कहेंगे 150 बनेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि 102 वॉल्यूम है, 50 1 वॉल्यूम है, और बनना यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, तो इसका जवाब भी 100 ही होगा। अब ये मैथमेटिक्स नहीं है और ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता तो ये 100 + 50 मिला के 150 होना चाहिए था, लेकिन ये गैलुसेक का गैस का नियम है। गैस के केस में कहानी बदल जाती है। गैस के केस में उसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिला के 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के वॉल्यूम 2 1 3 नहीं बनेगा, बल्कि 2 बनेगा। 100 ml और 50 ml मिला के 100 ml ही बनेगा। ये रूल है गैलुसेक का। अगर आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो गैस के लिए अप्लाइड नहीं है, वो यहां पे कहानी आपकी फेल हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको उठा करके हम। सिंपल सा एक इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब आपको रिएक्शन बैलेंस देखना है। देखिए यहाँ पे 1 वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, 3 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, और 1 कितना रहा है, 2 वॉल्यूम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से 3 1 4 मिला के यहाँ 4 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 ही हो रहा है, क्योंकि ये गैलुसेक का नियम कहता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, तो अमोनिया कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम। अगर ये रेशियो कितना है, 1:3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 20 लीटर नाइट्रोजन जो है 60 लीटर हाइड्रोजन से मिलेगा, तो 40 लीटर जो है अमोनिया बनता है। क्या ये एक बैलेंस है? तो देखिए, अब देखिए इसका क्या है, रेशियो क्या है, 1, देखिए 1:3:2। ये रेशियो क्या आ रहा है, 1:3:2 का रेशियो आ रहा है ना, 1:3:2। अगर नाइट्रोजन हमने लिया है 20 लीटर, हाइड्रोजन हमने लिया है 60 लीटर, तो ये कितना बनेगा, अमोनिया। तो अमोनिया कितना बनेगा, 1:3, 20 × 60, इसका दूसरा हो जाएगा 40। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा बस बैलेंस इक्वेशन। जो रेशियो बन रहा है, नियम क्या कहता है, अब सेम रेशियो के हिसाब से कंबाइन होगा। अब आप क्या करिए, अब आपने क्योंकि न्यूमेरिकल समझ लिया ना, अब चलिए चलते हैं फिर से भैया के पास और इनका डेफिनेशन समझते हैं। Whenever gas reacts together, the volume of the reacting gases as well as the products they are gases bear simple whole number ratio। कंबाइंड की बात नहीं कर रहा, उसका जो होल नंबर रेशियो को फॉलो करता है। होल नंबर रेशियो मतलब जो भी दिखाया अमोनिया का, हमने एग्जांपल दिखाया ना अभी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 2NH3। तो रेशियो क्या है, 1:3:2 ये रेशियो है। तो ये होल नंबर रेशियो को फॉलो करेगा, ना कि किसी कंजर्वेशन ऑफ मास को, प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, समझे? क्या करेगा, होल नंबर रेशियो, ये वर्ड याद रखेगा, इस होल नंबर रेशियो को फॉलो करता है। ये एक सिंपल सा फंडामेंटल बात हो गई, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ओवरऑल था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। मेरे ख्याल से मैंने एक साथ आपके सारे नियम को, कॉन्सेप्ट को दूर किया है, समझा है, आपको मजा भी आया होगा। अब 1-2 लेक्चर और लगेगा और चैप्टर 1 खत्म करेंगे। अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिएगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन विथ आंसर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, कुछ पेपर आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।